गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर राजन कुमार सिंह। मैं काफ़ी दिनों से आपसे कोविड के बारे में बात करना चाह रहा था। फाइनली आज मौका मिला आपसे कोविड केयर के बारे में, कोविड के ट्रीटमेंट को लेकर बात करने का मौका मिला। तो अभी जो देश की स्थिति है हमारी कोविड को लेकर, वो काफ़ी चिंताजनक है। अभी हर रोज़ लगभग 4.5 लाख के राउंड में केसेज आ रहे हैं पर डे। हर जगह बेड फुल है, हर जगह हॉस्पिटल सारे भरे हुए हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ्स की कमी है। तो ये जो स्थिति है काफ़ी चिंताजनक है। इस बीच में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि हम कोविड की चपेट में आने से बचें। अभी चपेट में नहीं आने का मतलब है हम खुद को बचा रहे, साथ में जो बाकी बीमार लोग हैं हम उनकी भी मदद कर रहे हैं, साथ में देश के भी हम मदद कर रहे हैं। क्योंकि इस जो अचानक से पीक आया हुआ, काफ़ी इमीडिएट सर्ज आया है, तो इसको हम फ्लैट करने में मदद करेंगे। और वैसे भी कहा गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि जो बचाव है वो उपचार से अच्छा है। तो इस बीमारी की चपेट में ना आना ही इसके सबसे बड़ी इलाज है। वैसे भी इसका जो रिस्पॉन्स है सब में अलग अलग देखा जा रहा है। यंग पेशेंट से लेके ओल्ड पेशेंट में कभी कोई ठीक हो जा रहा है, यंग पेशेंट भी एक्सपायर कर जा रहे हैं, ओल्ड पेशेंट भी ठीक हो जा रहे हैं। तो इसमें किसी का कोई क्या प्रिडिक्शन नहीं, अभी कोई भी पर्टिकुलर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हम किस में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बेटर है कि हम इसकी चपेट में ही आने से बचें। उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम घरों से कम बाहर निकलें। हम कम लोगों के संपर्क में आएँ। जितने कम लोगों के संपर्क में आएंगे उतना कम हमें कोविड होने के चांस कम रहेंगे। तो हमें जो भी नॉन इसेंशियल सर्विसेज वाले लोग हैं जो कि अपना काम घर में रह के भी कर सकते हैं, प्लीज़ वो घरों से बाहर ना निकले। जितना कम हो सके उतना कम निकले। हर कोई जो मेडिकल स्टाफ से, जो पुलिस वाले हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो इसेंशियल वर्क वाले हैं, बैंक वाले हैं, हर कोई अपने तरीके से अपने देश का सेवा कर रहा है। वो हॉस्पिटल जाके या बैंक जाके जो भी इसेंशियल सर्विसेज है, आप भी अपना सहयोग करें। आप घर में रह के अपना सहयोग करें। आप घर में रह के खुद को बचा रहे हैं, साथ में अपने साथ 5 लोगों को और बचा रहे हैं जो बाहर वाले लोग हैं। तो प्लीज़ आप घरों से बाहर ना निकलें। इन केस किसी कारण से, किसी ज़रूरी काम से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप N95 मास्क पहन के निकले, या फिर कम से कम सर्जिकल मास्क पहने। अगर आपको कपड़े वाला मास्क पहनना है तो भी आप उसके नीचे सर्जिकल मास्क पहने। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो कोशिश करें कि उससे खुले मैदान में मिले, ओपन जहाँ हो वहाँ मिले, बंद कमरे में ना मिले। इन केस कमरे में मिलना पड़ रहा है तो खिड़कियाँ खुली रखें ताकि एयर ही रहे, वो हवा आता जाता रहे। इसके अलावा जब भी मिले बात करें तो मास्क अपना पहने रखें और 1 मीटर की दूरी पे बैठें। इसके अलावा कार से जब ट्रेवल करें तो कार की भी खिड़कियाँ जो है वो खुली रखें, एसी बंद कर रखें और खिड़कियाँ खुली रखें। इनके अलावा जो भी जो जनरल रूल्स है, आपको हैंड सैनिटाइज करते रहना है, हैंड वॉश करना है, तो ये सारे चीज़ें फॉलो करने हैं ना। ये अपनी दूरी बनाए रखनी है, 1 मीटर की दूरी पे लोगों से रहना है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करने हैं। इससे जो है कोविड का जो इन्फेक्शन का चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है ना, अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करेंगे तो। अगर इन केस ये सारे चीज़ें फॉलो करने के बाद भी किसी को कोविड के सिम्टम्स आते हैं तो उसमें क्या करना है। कोविड के सिम्टम की बात करें तो इसमें बुखार है, गले में खराश है, खांसी है, नाक बहना है, बदन दर्द है, सिर दर्द व थकान है, पेट में ऐंठन है, पेट में दर्द है, दस्त है, और स्वाद या फिर गंध का ना पहचानना, टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर ऐसा किसी को हो रहा है, ऐसे किसी को सिम्टम आ रहे हैं तो फिर क्या करें। अभी जो देश का सिनेरियो है और अभी जो कॉमन जो जितना कोविड फैला हुआ है, जितना इन्फेक्टिविटी है, उसको देख के अभी के किसी को ये सिम्टम आते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि वो खुद को कोविड माने, कोविड पॉजिटिव माने। घबराना नहीं है लेकिन सतर्क ज़रूर रहना है। खुद को कोविड पॉजिटिव मान के जो कोविड का जो रूल्स हैं है ना, जो कोविड अकॉर्डिंग बिहेवियर है, आचरण है, वो फॉलो करना है। खुद को आइसोलेट करना है ताकि आप अपने साथ बाकी घर वालों को भी बचा सके, आसपास वालों को बचा सके। तो आपको कोशिश करना है कि खुद को आइसोलेट करें। अगर अलग घर में व्यवस्था है, अलग रूम की, अलग टॉयलेट की, तो आप अलग रहें। अगर इन केस अलग व्यवस्था नहीं हो सकती है तो आप बाकियों से 1 मीटर की दूरी पर रहें और घर में हमेशा मास्क पहन कर रखें।
कभी छींक आती है या फिर खांसते हैं तो अपने चेहरे को ढक करके तब खांसें। इसके अलावा जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनको खुद का मॉनिटरिंग करना है, खुद के वाइटल जो हैं उसकी चार्टिंग करनी है। तो टेम्परेचर का और SpO2 साथ में पल्स रेट, इसकी चार्टिंग करनी है। तो आपको चार्ट बना लेना है जिसमें डे के हिसाब से और मॉर्निंग का, आफ्टरनून का और नाइट का, ये चार्ट बनाना है डेट वाइज। और ये सारी चीज़ें रखना है ताकि आप खुद को मॉनिटर कर सके कि आपका स्थिति पहले से बेटर हो रहा है, ख़राब हो रहा है, या फिर आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से बात करें तो भी आप कन्वे कर सके कि हाँ आपका क्या स्थिति है, आप वो उसको एसेस कर पाए। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो कोविड का जो ट्रीटमेंट है इसके कई एस्पेक्ट हैं। एक जो दवाएं हैं, जो मेडिकेशन है, जो इसके ड्रग्स है, एक तो वो पार्ट है। इसके अलावा भी इसके कई एस्पेक्ट हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया और मेंटल केयर हो गया। जो मेंटल केयर है, साइकेट्रिक जो वो इवोल्यूशन है, वो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कोविड के ट्रीटमेंट में। तो केवल मेडिकेशन जो है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे एस्पेक्ट हैं, हम उन सब पे भी बात करेंगे। सब पे सबसे पहले बात करते हैं मेडिकेशन की। तो गवर्नमेंट ने जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको ट्राइएज के लिए 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, सीवियरिटी के हिसाब से, कितना गंभीर है बीमारी इसके हिसाब से। माइल्ड डिजीज, मॉडरेट और सीवियर डिजीज। ये जो है, ये जो किया गया है बंटवारा, ये दो जो क्लिनिकल है, एक तो आपका रेस्पिरेटरी रेट है और साथ में SpO2 है, जो आपका ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा है। इन दोनों के आधार पे 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो माइल्ड कैटेगरी के पेशेंट है, इनका जो सैचुरेशन है वो 90 से ऊपर रह रहा है, जो रेस्पिरेटरी और जो रेस्पिरेटरी रेट है ये 24 से कम रह रहा है। इनको सांस लेने की कोई तकलीफ नहीं रह रही है, केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी खांसी, हल्का खराश ऐसा रह रहा है, सांस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रही, कठिनाई नहीं रह रही है। जो मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट है, इनमें जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 से ज़्यादा रह रहा है और जो SpO2 है वो 90 से 93 तक रह रहा है, 90 से ऊपर रह रहा है और 93 या 93 से कम रह रहा है। जो सीवियर कैटेगरी के पेशेंट है उनमें जो रेस्पिरेटरी रेट है ये 30 से ज़्यादा रह रहा है और जो SpO2 है वो 90 से कम आ रहा है रूम एयर पे। तो इसके आधार पे 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है। इसके अलावा और लैब पैरामीटर है, जो ब्लड टेस्ट हो रहा है उसके आधार पे भी उनको कई कैटेगरी में बांटा जा रहा है, जैसे D डाइमर हो गया, CRP हो गया, LDH हो गया, इसके अलावा PT INR हो गया। तो इन सब के आधार पे भी पेशेंट को जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में बांटा जा रहा है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो अब बात करते हैं हम माइल्ड कैटेगरी के जो पेशेंट है इनके ट्रीटमेंट की। माइल्ड कैटेगरी के पेशेंट के लिए एज सच कोई जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिम्टोमेटिक इलाज के लिए इसका प्रोटोकॉल रखा है। सबसे पहले तो जो आपका जो भी कोविड वाले आपका जो बिहेवियर है वो करना है, मतलब आइसोलेट करना है खुद को और हाथ साफ़ करते रहना है, हैंड वॉश करते रहना है, ये सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक मतलब जो भी लक्षण आ रहे हैं उसके आधार पे उसका इलाज करना है। आपको अगर बुखार आ रहा है तो एंटीपायरेटिक लेना है, यानी बुखार की दवा लेना है। खराश आ रहा है तो खराश की दवा लेनी है, कफ की दवा लेनी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एक तो आपको खुद की मॉनिटरिंग करनी है, जो वाइटल है वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, ताकि आप खुद को देख सके कि आपका स्थिति जो है वो ख़राब ना हो, है ना। आप देखें कि आपका जो कंडीशन है वो पहले से बेटर हो रहा है या फिर ख़राब हो रहा है। तो वाइटल मॉनिटरिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो भी दवा करना है, जो भी दवा खाना है, वो किसी न किसी फिजिशियन के कंसल्ट में रह के करना है। अभी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, बहुत सारे डॉक्टर खुद आ गए हैं, अपना नंबर शेयर किए हैं और टेली मेडिसिन चला रहे हैं। बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने भी नंबर शेयर किए हैं, उन्होंने भी टेली मेडिसिन का प्रोग्राम चला है। तो आपको कहीं ना कहीं से भी किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहना, चाहे आप कोई भी दवा खाएं, आप पैरासीटामोल भी खाएं तो किसी डॉक्टर की सलाह से ही खाएं और उनके संपर्क में रहें, ताकि आपका जो स्थिति है उसके बारे में उनको जानकारी रहे और वो आपको आगाह कर सके अगर कुछ ख़राब ऐसे स्थिति वो देख रहे हो या फिर सस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा किसी न किसी ट्रीटिंग फिजिशियन के कंसल्ट में रहना है।
अगर कोई माइल्ड डिग्री का पेशेंट है और उसका जो उसका कंडीशन है वो ख़राब होता है ना, जो उसका रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 से ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 94 से नीचे जाता है, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर है उसको बताना है, या फिर जो भी कोविड सेंटर है वहाँ पे जाना है और उनसे सलाह लेना है। इसके अलावा अगर आपको काफ़ी हाई डिग्री का बुखार आता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा कफ होती है, स्पेशली 5 डेज के बाद, 5 दिन के बाद, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और उनसे संपर्क करना है। इसके अलावा जो हाई रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट में आपके हो गए जो भी बीपी जिनको है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट वाले पेशेंट है, जिनको पहले से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो ये सारे जो पेशेंट है जिनको पहले से कई सारी दवाएं चल रही है, तो स्पेशली उनको ज़्यादा ख्याल रखना अपना और ख़ुद को ज़्यादा एग्रेसिवली मॉनिटर करना है, और कुछ भी होता है तो अपने डॉक्टर को बताना है और उसके अनुसार अपनी दवाएँ चेंज करनी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक आइवरमेक्टिन नाम की दवा है, टैब आइवरमेक्टिन, तो इस पर कुछ देखने को मिला, इस पर कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जैसे पिछले बार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे रहे थे जो कि इन्फेक्टिविटी को कम करता था, वैसे ही ये टैब आइवरमेक्टिन है, तो गवर्नमेंट अभी इसको भी सलाह दे रही है लेने के लिए 200 माइक्रोग्राम पर केजी, मैक्सिमम ये 12 mg लेना है एडल्ट में। ये 3 से 5 दिन के लिए लेना है, 3 to 5 डेज़ के लिए लेना है, रात में खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं इसे। तो आइवरमेक्टिन दवाएं ये माइल्ड डिग्री के जो पेशेंट है इसके लिए प्रेस्क्राइब करिए। और जो फीवर आ रहा है किसी को, तो उसके लिए तो एक तो आपको पैरासीटामोल लेना है, जो पैरासीटामोल एडल्ट में 650 mg का, ये 4 बार तक ले सकते हैं दिन में। इसके अलावा अगर काफ़ी बुखार जो है हाई ग्रेड रहता है इन केस और पैरासीटामोल से नहीं कंट्रोल होता है, तो जो एनसेडेट टैब नेप्रोक्सिन 250 mg ये सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को 5 दिनों के बाद 5 दिन हो जाता है माइल्ड डिग्री के पेशेंट को, 5 दिनों के बाद भी सर्दी खांसी या बुखार रहता है ना, सिम्टम रहते हैं, तो भी जो गवर्नमेंट है वो एक इन्हेलर आता है ब्यूडेकॉट करके, इन्हेलेशन ब्यूडेसोनाइड, ये इसको लेने के लिए वो सलाह दे रही है 800 माइक्रोग्राम सुबह और शाम, ये 5 दिनों के बाद 5 से 10 दिनों के बीच में लेने के लिए बोल रही है। अगर इससे भी आराम नहीं होता है तो 7वें दिन के बाद से आप ये जो ब्यूडेसोनाइड है ये स्टेरॉइड है, ये हमारे लंग पे काम करता है, लेकिन अगर इससे आराम नहीं मिलता तो सिस्टेमिक यानी कि पूरे शरीर पे काम करने वाली जो दवा है वो टैबलेट के फॉर्म में वो लेने के लिए सलाह देती है। तो टैब डेक्सामेथासोन या फिर टैब मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये 2 स्टेरॉइड है जिसको लेने का सलाह दे रही है गवर्नमेंट, ये माइल्ड कैटेगरी के पेशेंट के लिए। मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के पेशेंट की बात करें तो उनमें ऑक्सीजन जो है 93 या 93 से नीचे रह रहा है, या जो सीवियर है उसमें 90 से कम रहा है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट जो है वो तो देना ही है। जो ऑक्सीजन सपोर्ट देना है, जो ऑक्सीजन का आपको टारगेट रखना है कि कितना ऑक्सीजन उनका रहे, तो जो नॉर्मल पेशेंट है उन जिनको पहले से सांस बीमारी के पहले सांस की कोई तकलीफ़ नहीं थी, उनको 95 के राउंड में रखना है, 100 की कोशिश नहीं करनी है। बहुत सारे लोग फुल कर देते हैं ऑक्सीजन और 100 के सोचते हैं कि 100 रहे, तो वैसा नहीं करना है। आपको 92 से 96 के बीच में, आइडियली 95 के राउंड में आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन रखना है। और जो पहले से जिनको सांस की दिक्कत है, जिसको COPD डिजीज है, जो पहले से सांस की दवाएं खाते हैं बीमारी के पहले से, तो उनको 90 के राउंड में जो है सेचुरेशन को मेंटेन करना है। इसके अलावा एक प्रोनिंग की बात करती है गवर्नमेंट, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोनिंग मतलब कि करवट बदलने की जो बात है, इसके हम आगे फिजियोथेरेपी में भी इसकी बात करेंगे। इसके अलावा जो एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोमोड्यूलेटरी थेरेपी, एंटी इन्फ्लामेटरी में जो है स्टेरॉइड देते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कम करता है। एक्चुअली कोविड में जो क्या है कि जो वायरस है ये हमारे लंग्स में जाके और लंग्स को डैमेज करने लगता है, उसके रिस्पॉन्स में हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए बहुत सारे जो न्यूट्रोफिल्स और बहुत सारे जो भी WBC है वो आता है, और जो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और वो खुद अपने लंग्स को डैमेज करने लगता है। तो इसको कम करने के लिए जो है एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड दिया जाता है जो मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के पेशेंट है उसमें।
तो इसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन, पिछले में भी बात किया था हमने, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन, ये दो है, ये प्रेस्क्राइब किया जा रहा है पेशेंट को। ओरल और ओरल से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो इंजेक्टेबल के फॉर्म में दिया जा रहा है। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट दिया जा रहा है। एंटीकोगुलेंट बोले तो जो खून को थक्का बनाने को रोकने के लिए दवा होता है, जैसे इनॉक्सापेरिन होता है, इनॉक्सापेरिन दिया जा रहा है इसके लिए। इसमें क्या है, कोविड जिसको हो रहा है उसमें खून के थक्के बनने लग रहे हैं, जो कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जा रहा है और खून के थक्के बनने, ये थक्के जो है हमारे नसों को बंद कर देते हैं। ये हमारे लंग्स में जाता है, हमारे हार्ट में जाता है, किडनी में जाता है और उसका जो आर्टरी का जो ब्लड सप्लाई है उसको रोक देता है और उसके कारण डैमेज होने लगता है, जो हमारा लंग्स है और वो डैमेज होता है। हार्ट अटैक हो जा रहा है इसके कारण, और किडनी फेल हो जा रहा है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जा रहा है इसमें। तो उसको बचाने के लिए इनॉक्स जो एंटीकोगुलेंट है वो दिया जा रहा है। जो ये लंग्स को डैमेज करता वायरस, उसके बाद से उसमें उसके ऊपर वायरस के अलावा बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है पानी, हमारे लंग से पानी निकलता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ में सहायक होता है। तो जब जिस फेज में हमारा जो वायरस है हमारे लंग्स को डैमेज करता है तो उसके ऊपर बैक्टीरियल का इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का भी सलाह दिया जा रहा है। तो ये हर पेशेंट के अनुसार जो एंटीबायोटिक है वो दिया जा रहा है। ये सब में ज़रूरत नहीं है, हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। जिसमें चांस है लंग्स डैमेज हो रहा है और जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, ये वायरस के लिए नहीं है, ये वायरस पे काम नहीं करता है। तो जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस रहता है उसके लिए दिया जा रहा है। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं और उसके अलावा जो लैक्टेटिंग है और जो बच्चे हैं उनके लिए एजिथ्रोमाइसिन का सलाह दिया जा रहा है। इसके अलावा इन पेशेंट में भी जो मॉनिटरिंग है वो काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम देख सकें कि पेशेंट जो है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका जो कंडीशन है इम्प्रूव हो रहा है या फिर ख़राब हो रहा है। इसके अलावा जो कुछ स्पेशल दवाएं हैं, जैसे रेमडेसिविर हो गया, टोसिलीजुमैब हो गया या फेविफ्लू हो गया, तो ये सारी जो दवाएं हैं ये स्पेशल कंडीशन में दिए जाते हैं और कुछ पेशेंट को दिए जाते हैं। ये सबको नहीं दिए जाते हैं, इनका स्पेसिफिक पीरियड होता है कब देना है और स्पेसिफिक कंडीशन होता है, इनके अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो ये सबको नहीं दिया जाता है। तो घरों पे इसको लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, हमेशा अपने डॉक्टर के कंसल्ट पे रहना है। और ये जो दवाएं हैं केवल जो एडमिटेड पेशेंट है वहाँ अपने डॉक्टर के सलाह से उनको दिया जा रहा है। इसको घरों में नहीं कोशिश करना है कि घरों में आप कहीं से अरेंज करके और फिर दें, वो कोशिश नहीं करना है। ये आपका लैब पैरामीटर है जिसके आधार पे कैटेगराइज किया जा रहा है। जनरली जो सीवियर पेशेंट हैं उनको जो है ये आपको ये 24 से 48 घंटे पे रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है, जो आपका CRP है और डी डाइमर है। इसके अलावा जो इंटरल्यूकिन 6 है, LFT, CBC के LFT, इसको भी पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो होम आइसोलेशन में पेशेंट है उनके लिए नहीं है, उनको ये नहीं कराना है। ये जो पेशेंट का कंडीशन डिटोरिएट होता है या फिर जिसमें ज़रूरत होती है, जिसमें हमें मॉनिटर करना रहता है, उसके लिए हम कराते हैं। ये जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं, तो घरों पे इसको खुद से नहीं करना है, कराना भी है तो किसी डॉक्टर की सलाह से संपर्क में रह के कराना है। तो एक बार बात करते हैं हम अपने दवाओं की। पैरासीटामोल 650 mg, ये जो है आपको बुखार के लिए देते हैं जब बुखार आता है। ये 4 टाइम तक दे सकते हैं, 6-6 घंटा, 4-4 घंटा के अंतराल पे। इसके अलावा अगर हाई ग्रेड फीवर रहता है जो कि आराम नहीं मिलता है पैरासीटामोल से, तो नेप्रोक्सेन दे सकते हैं 250 mg, ये सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा ये बुखार के अलावा अगर किसी को खांसी होती है, कफ़ होता है, तो उसके लिए जो दवा है मोन्टेयर LC, ये जो है कफ़ कम करने के लिए होता है। कफ़ सिरप है, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो कि आपको लंग इन्फेक्शन में दिया जा रहा है, और एजिथ्रोमाइसिन, ये डॉक्टर की सलाह से लेना है। और ये सारी दवाएं नहीं लेनी है, इसमें से ज़रूरत होगा वो डॉक्टर के अनुसार लेना है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना है। आइवरमेक्टिन जो 12 mg का सलाह दिया जा रहा है, 12 mg का लेने का 3 से 5 दिनों के लिए।
और इनॉक्सापेरिन, ये एंटीकोगुलेंट है जो खून को पतला करने के लिए दिया जाता है। ये सीवियर और जो मॉडरेट डिग्री के पेशेंट है उसमें प्रेस्क्राइब किया जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं स्टेरॉयड की, जो कि स्टेरॉयड एक्चुअली ऐसा है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम जब हमारा शरीर को लड़ने की ज़रूरत है वायरस से, तो इसको कमज़ोर क्यों कर रहे हैं। तो इसका अपना घाटा भी है, इसलिए ये सबको नहीं देना है ना। ये जिस पेशेंट में ज़रूरत हो और स्पेसिफिक पीरियड में देना है। शुरू के टाइम से ही स्टेरॉयड जो है उसको स्टार्ट नहीं करना है। इनिशियली जब वायरस हमें इन्फेक्ट करता है तो वो उसकी संख्या जो है वो बढ़ती है और शरीर जो है हमें उसको रोकने के लिए कोशिश करता है। तो उस पीरियड में स्टेरॉयड बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर उस पीरियड में हम स्टेरॉयड देंगे तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देगा और जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी में रेप्लिकेट होगा और उसकी वायरल लोड है वो काफ़ी बढ़ेगा। तो हमें शुरू के 5 दिनों तक स्टेरॉयड बिल्कुल नहीं स्टार्ट करनी है। उसके बाद जब 5 दिनों के बाद भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो फिर हम स्टेरॉयड स्टार्ट करना है। एक्चुअली उसके बाद से जो वायरस है वो हमारे लंग्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और उसके अलावा उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो भी लंग्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो उसको रोकने के लिए हम स्टेरॉयड देते हैं। तो जो स्टेरॉयड है वो 5 दिनों के बाद ही, स्टेरॉयड जो है वो आफ्टर 5 डेज स्टार्ट करनी है और जो डोज है वो डॉक्टर की सलाह से लेना है। जो माइल्ड कैटेगरी में है उनको ब्यूडोसोनाइड जो है वो देने का सलाह दिया जा रहा है। 400 mg सुबह शाम या फिर 800 माइक्रोग्राम सुबह शाम, पेशेंट के अनुसार ये प्रेस्क्राइब किया जा रहा है। जो मॉडरेट डिग्री के पेशेंट हैं उसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन ये दवाएं जो प्रेस्क्राइब किया जा रहा है। इसके बाद से बात करते हैं मल्टीविटामिन्स की। एक्चुअली जो मल्टीविटामिन्स है इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। ये इनका कोई ऐसा स्टडी नहीं पाया गया है जिसमें ये वायरस को कमज़ोर करते हैं, तो वायरस से लड़ने में इनका कोई रोल नहीं है। हाँ, ये जो है इम्यून सिस्टम पे वर्क करते हैं और इम्यून सिस्टम को बेटर बनाते हैं। तो चूँकि इनका कोई घाटा भी नहीं होता है, इनको खाने से ऐसा नहीं है कि हमें कोई इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहे और उस पर वर्क करे। तो ये कैल्सिरोल हो गया जो विटामिन डी है 60,000 यूनिट एक बार देते हैं वीक में। जिंक है 50 माइक्रोग्राम और विटामिन सी 500 mg ये लेने की सलाह दे रहे हैं, तो ये लेना है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो चूँकि वायरस का ऐसा कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा नहीं है, तो इससे जो लड़ाई है वो हमारा शरीर खुद लड़ रहा है। तो इसलिए कोशिश ये है कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, वो मजबूत रहे। जो इम्यून सिस्टम है इसमें जो न्यूट्रिशन का है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी पौष्टिक खाना है, जो भी विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, प्रोटीन हो गया, इससे भरे हुए जो भी चीज़ें हैं वो खाना है। इसके अलावा जो हाइड्रेशन है जो उसको मेंटेन करना है, तो 3 से 4 लीटर पानी पीना है हर रोज़। और इसके अलावा अगर ज़रूरत हो किसी को तो ORS भी ले सकता है वो एक दिन में। इसके अलावा जो बीटाडीन गार्गल करना है हमें सुबह शाम, या फिर बीटाडीन नहीं है तो आप गर्म पानी और नमक से भी गलाला कर सकते हैं और भाप लेना है, ये चीज़ें करनी है। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। जो कोविड है वो हमारे लंग्स को काफ़ी डैमेज कर दे रहा है और इसमें इन्फेक्शन होने लग रहा है, इसमें सिक्रीशंस जो है वो जमा होने लग रहा है। तो इससे बचने के लिए फिजियोथेरेपी का अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें जो पेशेंट हैं जब रिकवरी फेज में जाए एटलीस्ट, तो उनको योगा करना है। इसके अलावा पल्मोनरी टॉयलेटिंग कहते हैं पीठ पे थपकी देना। इसमें जो नीचे से लेकर के नीचे से हिस्से तक से लेके ऊपर के तरफ में ऐसे मुट्ठी बना के थपकी देना है, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया, ऐसे कर्व करके, और नीचे से ऊपर की तरफ थपकी देना है। पीठ पे भी और छाती पे भी आगे से भी थपकी देते हैं ताकि जो भी सिक्रीशन जमा है वो रिलीज हो और वो बाहर निकले। इसके अलावा स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, बल्ब रहते हैं 3 और इसको फूकना रहता है और खींचना रहता है। इसमें क्या है, लंग्स का एक्सरसाइज होते हैं, उसके सभी पार्ट्स खुलते हैं, तो ये करना है। इसके अलावा जो पेशेंट का ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, उनको प्रोनिंग करना है। अवेक प्रोनिंग, जब वो जगह रह रहे हैं तब उनको सचेत रह रहे हैं तब उस अवस्था में करना है। इसमें क्या है, पेशेंट को पेट के बल लेटना है।
इसे जो है 30 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है या जितना देर वो कर सकता है उतना देर करना है। पेट के बल लेटना है, उसके बाद से दाएं करवट लेटना है, फिर सीधा बैठना है, फिर बाएं करवट लेटना है। ऐसे करके जो पोजीशन है उसको चेंज करते रहना है। इसमें क्या है, हमारे लंग्स का जो डिफरेंट पार्ट है वो वर्किंग करते रहेंगे, है ना। और इससे ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो भी बढ़ने में भी मदद होती है। तो हमें प्रोनिंग करते रहना है जो भी पेशेंट है उनको। इसके अलावा बात करते हैं हम मेंटल हेल्थ की। कोविड में जो कोविड है वायरस का, इसमें जो है एक बीमारी तो ये है ही हमारा जो फिजिकल है, इसके अलावा ये मेंटल काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें पेशेंट को पैनिक अटैक आने लग रहे हैं, वो डर जा रहा है, काफ़ी डरा रह रहा है। और चूंकि इसमें आइसोलेट किया जा रहा है पेशेंट को, बाकी जो बीमारियां होती है उसमें बाकी लोग साथ रहते हैं, हर कोई साथ रहता है घर का। तो इसमें क्या है, पेशेंट अकेला हो जा रहा है, तो इसके कारण और ज़्यादा उसमें पैनिक अटैक आ रहा है, वो और ज़्यादा घबरा रहा है और उसे मरने की जो है वो घबराहट हो रही है। तो ये जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा चैलेंज है। तो इसको लेके इससे जो बचाव है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो जो भी कोविड होता है तो इससे घबराना नहीं है। इसमें 95% के अराउंड जो लोग हैं वो रिकवर हो जा रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो घर वाले लोग हैं तो वो लोग भी हमेशा जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ रहा है उसके संपर्क में रहना है, उसको मोटिवेट करते रहना है। और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसको भी खुद को इंगेज रखना है। वो दोस्तों से बात करे, टीवी देखना पसंद है टीवी देखे, या एक्सरसाइज करे, योगा करे, जो भी उसको पसंद है वो उस काम करते रहे। पेशेंट इसमें अकेला पड़ जा रहा है तो फिर घबरा रहा है और उसके काफ़ी पैनिक अटैक आ रहा है, घबराहट होने लग रही है। तो उस चीज़ से बचना है, उससे कोशिश करना है कि बचे रहें। घर वालों को भी साथ देना है इसमें, और पेशेंट को खुद भी कोशिश करना है ताकि वो अकेला ना पड़े, और बाकियों के संपर्क में फ़ोन से या फिर टीवी से जैसे भी हो खुद को इंगेज रखना है। तो ये मेंटल केयर की बात होगी। अब बात करते हैं कब तक जो होम आइसोलेशन है वो कब तक करना है। तो माइल्ड कैटेगरी के जो पेशेंट है उसमें 10 दिनों का आइसोलेशन का सलाह दिया जा रहा है, या फिर 3 दिनों तक बुखार या फिर कोई सिम्टम नहीं आ रहा है तो उसके बाद से जो है वो अपने क्वारंटीन से बाहर निकल सकता है, बाहर अपना काम कर सकता है 10 दिन, या फिर 3 डेज के लिए जो उसको सिम्टम नहीं आ रहा है तो फिर वो कर सकता है अपने सारे काम। और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, जिसको टीबी की दवा चल रही है, जिसको एड्स है, या फिर ऐसे जो कई सारी बीमारियां, उनको 20 दिनों का सलाह दिया जा रहा है कि 20 दिनों तक वो क्वारंटीन में रहें और मॉनिटर करते रहें खुद को। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, स्पेशली जो माइल्ड कैटेगरी के, उनको फिर से RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे दोस्त हैं जो पता चलता है कि वो हर तीसरे चौथे दिन RT-PCR करा रहे हैं कि निगेटिव हुए कि नहीं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका सिम्टम ख़राब नहीं हो रहा है, आप खुद को मॉनिटर करते रहना है, अगर सब कुछ स्टेबल रह रहा है तो परेशान नहीं होना है। 10 दिनों के बाद आप खुद को क्वारंटीन ख़त्म कर सकते हैं अगर आपको कोई लगातार 3 दिनों तक सिम्टम नहीं आता है तो। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि ये भी देखने के लिए कि ठीक हो गए, वो CT करा रहे हैं। तो इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है ना। अगर आप स्टेबल हैं तो आपको इनमें से किसी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं डू नॉट ओवर ट्रीट। अभी का टाइम ऐसा है कि कहीं कोई कोविड पेशेंट के लिए कोई इलाज लिख रहा है कोई फिजिशियन, तो वो सर्कुलेट हो जा रहा है। हमें ये नहीं भूलना है कि हर पेशेंट एक इंडिविजुअल अलग है, सबके लिए दवा अलग है। कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, उसके आधार पे ऐसा नहीं कि किसी का जो प्रेस्क्रिप्शन है वो सबको फॉलो करना है। जो भी करना है हमें, अभी तो टेली मेडिसिन है, फ़ोन पे हमें इतने सारे लोग अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने भी कई सारे प्रोग्राम चलाए। तो हमेशा किसी न किसी फिजिशियन के सलाह से, किसी न किसी ट्रीटिंग डॉक्टर के सलाह लेकर ही कोई भी ट्रीटमेंट कराना है। बहुत सारे लोग घर पे जो होम ट्रीटमेंट माइल्ड डिग्री के हैं वो भी बहुत सारे लोग CT करा रहे हैं, 3-3 4-4 CT करा रहे हैं, वो देखने के लिए पहले से बेटर हुआ, पहले से ख़राब हुआ, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। CT कराने का स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर आपका कंडीशन ख़राब हो रहा है तो फिर आपका जो फिजिशियन है वो आपको सजेस्ट कर सकता है CT कराने के लिए। या फिर आपके सारे सिम्टम है वो कोविड के आ रहे हैं, लेकिन जो आपका RT-PCR टेस्ट है वो निगेटिव आ रहा है बार बार, तो उसको कंफर्म करने के लिए CT टेस्ट करा सकता है आपका फिजिशियन। CT टेस्ट एक्चुअली एक CT में आपको सैकड़ों 300 से 400 तक एक्सरे के बराबर रेडिएशन आता है, और इससे कैंसर होता है, कई सारी बीमारियां होती है, थायराइड का कैंसर होता है, तो बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इसलिए खुद से अपने मन से CT स्कैन नहीं कराना है, और ये देखने के लिए हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, उसके लिए तो CT बिल्कुल नहीं कराना है।
बहुत सारे लोग ठीक हो जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, फिर उसके बाद से सीटी करा रहे हैं कि हाँ मेरा लंग ठीक है। भैया इसके चक्कर में और ख़राब हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। खुद डॉक्टर की सलाह से ही कभी भी सीटी स्कैन कराना है। अगर वो उसकी सलाह नहीं है तो इससे बचना है, क्योंकि इसके अपने कई सारे साइड इफ़ेक्ट है। स्पेशली जो यंग बच्चे हैं और जो गर्ल्स हैं या प्रेग्नेंट लेडी है, तो इनमें स्पेशली सीटी तो बिल्कुल नहीं कराना है ना। अब बात करते हैं स्टेरॉयड की। स्टेरॉयड जो है वो इसको दो धारी तलवार बोला जा रहा है। इसका अपना फ़ायदा है, इसका अपना नुकसान है। तो स्टेरॉयड जो है काफ़ी सोच समझ के लेना है, आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। हमेशा किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये कंफर्म करें कि कब से उसे स्टेरॉयड लेना है, उसे ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग डेट से ही उनको लगता है इससे ताकत मिलती है या फिर पता नहीं क्या ही सोचते हैं वो, तो इनिशियली से ही वो जो स्टेरॉयड लेना डे 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टेरॉयड्स के अपने नुकसान हैं, ये और बीमारी को बढ़ा देगा आपको। तो इसको स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं लेना है। एटलीस्ट 5 डेज़ के बाद इसको स्टार्ट करना है, वो भी अपने किसी डॉक्टर की सलाह से। इसका डोज और ये सब जो है कब स्टार्ट करना है, आपको ज़रूरत है भी या नहीं है वो भी। बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो आपका टारगेट रेंज है ना, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी अभी है ना, तो इसको वेस्ट नहीं करना है। आपका जो टारगेट है, जो नॉर्मल पेशेंट है जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं थी, इनको 92 से 96 का जो है उसके रेंज में रखना है। 99 और 100 के चक्कर में नहीं पड़ना है। स्पेशली 94 टू 95 के अराउंड में रखना है इसको, जो सेचुरेशन है। और जो उनको पहले से सांस की बीमारी थी, जो पेशेंट ऐसे हैं जो पहले से सांस की किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको कोविड हुआ है, उनका जो सेचुरेशन है 88 टू 92 के अराउंड में रखना है। इस 90 के अराउंड में इसको मेंटेन करना है। अब बात करते हैं जो स्पेशल हमारे ड्रग्स है, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब जैसे ड्रग है, तो ये सबको नहीं लेना है। ये सबके लिए प्रेस्क्राइब नहीं है, इसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। एक्चुअली ये जो है स्पेशल कंडीशन में वर्क करते हैं। जो हमें वायरस जो है इंटर करता है, इसका स्पेशल फेज होते हैं कई सारे, कब रेप्लिकेट करता है। इसमें कुछ दवाएं ऐसे हैं जो रेप्लिकेशन के टाइम में वर्क करता है, जब डिवाइड कर रहा है। कई सारे वैसे हैं जो डिवाइड करने के बाद से जब हाइपर इन्फ्लामेशन, जब शरीर हमारा ज़्यादा रिएक्ट करता है तब काम करता है। अगर इस दवा को हम वैसे दे जब रेप्लिकेशन पीरियड ख़त्म हो गया, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तब हम वो दवा दे जो उसको रेमडेसिविर जो है उसको रेप्लिकेशन को रोकता है, तब उसके बाद से इस दवा का तो कोई मतलब नहीं है। तो और ये सब सारे पेशेंट के इसमें स्पेशल कंडीशन भी है कब देना है, कौन से पेशेंट इस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कौन से नहीं दे रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये दवाएं जो है आपका जो डॉक्टर है वो सलाह देता है कि किसको देना है। तो आपको खुद से स्पेशली जो होम केयर में जो पेशेंट है उनको तो ये दवाएं बिल्कुल नहीं लेनी है। आपका जो डॉक्टर सलाह देता है तब लेना है। अब बात करते हैं हम वैक्सीन की। अब जो वैक्सीन है गवर्नमेंट ने 80+ जो पेशेंट है, 18+ जो पेशेंट है, इन सब के लिए ओपन कर दिया है। तो बहुत सारे लोग अभी भी संचित है कि वैक्सीन ले या ना ले तो कौन सा ले, कौन से लोग हैं जिनको नहीं लेना है। तो हम अभी जो है ये जो स्टडी है इसमें ये पाया गया है कि वैक्सीन जो है ये लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। ये 100% वैक्सीन जो है वो काम तो नहीं कर रहा है, 100% किसी का नहीं है, बट ये 80% से लेकर 95-96% तक इनका इफ़ेक्टिवनेस देखा जा रहा है। और ये जो है एटलीस्ट इसमें यह है कि ये कोविड होने से रोक नहीं रहा है। तो कोविड होने पे जो पेशेंट है वो सीरियस नहीं हो रहा है, वो मैक्सिमम जो है वो माइल्ड डिग्री में ही ख़त्म हो जा रहा है। कोविड के बाद से कोविड वैक्सीन लेने वालों में डेथ है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो प्लीज़ जिनको भी मौका मिल रहा है वो सब वैक्सीन लें। अभी जो इसमें फिर ये सवाल उठता है कि कौन सा वैक्सीन लें। तो सारे वैक्सीन जो है इक्वली इफ़ेक्टिव है ना। ये है कि कुछ पहले कुछ लाइक 28 डेज़ पे काम करना शुरू कर दे रहा है, कोई 30 डेज़ पे, कोई 48 डेज़ पे, लेकिन काम सभी कर रहे हैं। तो उस चक्कर में डिले नहीं करना है। आपको जो भी मिल रहा है, जो भी वैक्सीन मिल जा रहा है, जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है उसको ज़रूर लें। अब क्या कंट्राइंडिकेशन है, किसको वैक्सीन नहीं लेना है, इसकी बात करते हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो लैक्टेटिंग लेडी है, इसमें अभी स्टडी में कुछ वैसा इस पर नहीं पाया गया है, तो इनको अभी दूर रखा गया है, तो इनको अभी नहीं लेना है। इसके अलावा जिनको फीवर आया हुआ है या फिर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है
या फिर जो कोविड से अभी रिकवर हुए हैं, ये जो पेशेंट है इनको एटलीस्ट 14 डेज तक, 2 वीक तक जो है वो वैक्सीन नहीं लेना है। जो कोविड पॉजिटिव, इन पे जो इफ़ेक्ट है वो अभी पता नहीं है, तो इसलिए इससे बचना है। इसके अलावा जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, ये अगर जाएंगे सेंटर पे तो ये खुद के साथ और बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे, और इस पर स्टेटस भी नहीं पता है इसकी कैसा रिएक्ट करेगा, तो इसलिए इनको अभी नहीं लेना है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका ऐसा कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, जब वैक्सीन लेते हैं तो इंजेक्शन साइट पे पेन रहता है, कुछ लोगों को फीवर आता है, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर आता है, और बॉडी पेन रहता है 1-2 दिनों के लिए, लेकिन इससे नहीं घबराना है, ये माइल्ड रहता है और ये ठीक हो जाता है। पोस्ट वैक्सीनेशन केयर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद से आप बिल्कुल खुले हो जाना है कि हाँ अब तो मैं अमर हूँ, ऐसा नहीं है। बचना है, फिर भी खुद का बचाव करना है, मास्क पहने रखना है, जो भी कोविड अकॉर्डिंग बिहेवियर है उसको फॉलो करना है, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें वो सब फॉलो करना है। बात करते हैं अभी ये जो टाइम है ये सबके लिए क्रिटिकल है, काफ़ी मुश्किल समय है और काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, तो इसमें सबको सहयोग करना है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर प्रोफेशन के लोग, कोई डॉक्टर हो गया या फिर नर्स हो गया या फिर पुलिस हो गया, वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक सभी लोग अपने अपने तरीके से सहयोग नहीं देंगे तब तक हम इस बीमारी से बच नहीं सकते हैं, इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो सबको मिलकर लड़ना है। सुनने में आ रहा है बहुत सारे लोग जो हैं वो दवाई इकट्ठे कर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर जमा कर ले रहा है, तो ये सब नहीं करना है, इन सब चीज़ों से बचना है। जो आप जमा करके रखे हैं, जो शायद इस सोच में रखें कि शायद मुझे काम आ सकता है, वो उसके अभाव में कई सारे लोग मर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई अपने सर पे ये पाप नहीं लेना चाहेगा, और ये मोरली भी गलत है ना, कि हम अपना फ्यूचर शायद हमें हो उसके चक्कर में हम कई लोगों को मार दें। तो हमें कोई भी चीज़ें जमा नहीं करनी है। और जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं, रिसेंटली ठीक हुए हैं, वो प्लीज़ वो लोग बाहर निकलें, वो वॉलंटियर करें जो कोविड से पॉजिटिव पेशेंट है, क्योंकि उनका इन्फेक्शन का चांस है वो रिलेटिवली कम है, काफ़ी कम है। तो वो इस चीज़ में आगे आ सकते हैं, वो लोगों को मदद कर सकते हैं। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि मेंटल स्थिति जो है वो काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी को कोविड हो गया तो स्टिग्मा है एक तरह का या फिर कलंक है, ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी है, आज हुआ है कल ठीक हो जाएगा। तो सबसे प्यार से बात करना है ना, दूरी बनाए रखना है, लेकिन ये मन की दूरी नहीं होनी चाहिए, ये फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। और बाकी जो मोरल सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें बनी रहनी चाहिए। तो हमें सही जानकारी रखना है, इन्फॉर्म्ड रहना है, हमको इसके बारे में जानकारी रहना है, हमें तैयार रहना है हर कंडीशन के लिए, सारी चीज़ें प्रिपेयर रहना है ताकि हम इससे लड़ सकें, इससे फाइट कर सकते हैं, मिल के हमें लड़ना है। बहुत सारे लोग इसमें अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। हम लोगों ने भी एक हेल्पिंग हैंड्स करके प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था। हम लोगों ने एक फेसबुक पे पेज बनाया गया था, इसमें कई सारे मेरे दोस्त थे जो कि फ्री कंसल्टेशन, जो टेली मेडिसिन के थ्रू जो भी कंसल्टेशन दे रहे थे ताकि लोगों को कम बाहर निकलना पड़े। हम अभी भी ये कंटिन्यू किए हुए हैं। मैं हूँ डॉक्टर राजन और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं जब भी ज़रूरत हो या कोई सलाह लेना हो। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी हम लोग इस चीज़ से बाहर निकलेंगे और जल्दी इस पर विजय पाएंगे। धन्यवाद।